तो दोस्तों JTET स्पेशल जो सोशल स्टडीज़ की सीरीज़ हमारी चल रही थी, ये दूसरा सीरीज़ है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि मैं उसी मोटिवेशन से अगला वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूं। ठीक है, तभी ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल और उसी का MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, ये सेकंड वीडियो अपलोड होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। सबसे पहले तारामंडल कहते हैं किसको हैं? तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। तो टोटल कुल तारामंडल अगर अंतरिक्ष की मैं बात करें पूरे हमारे स्पेस में तो 89 है। ठीक है, और सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है, ये भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह का सबसे, मतलब हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और जो मंगल ग्रह है उसके सतह से, ये जो सरफेस है ना, उसके सतह से 24 किलोमीटर तक का हाइट में स्थित है। कौन? निक्स ओलंपिया पर्वत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? यानी सिंपल सा समझते हैं, ये सन है, तो सन के बाद से जो 4 ग्रह है उसको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। यानी पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम इसको समझेंगे कि कौन कौन सा ऐसे 4 ग्रह है। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध। एकदम याद कर लीजिए, सूर्य के सबसे अति निकट कौन सा ग्रह है? बुध। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र। फिर आता है कौन? पृथ्वी, फिर मंगल। ये 4 ग्रह आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है, ये सन है, तो सन मतलब सूर्य के बाद बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। अगर इधर से हम देखेंगे तो सबसे पहले मंगल, उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद फिर बुध। ठीक है, तो ये 4 ग्रह जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो अभी हमने क्या जिक्र किया कि बुध है, शुक्र है, मंगल है, ये सब क्या है? पार्थिव ग्रह है। शनि क्या है? ये बृहस्पति ग्रह यानी बाह्य ग्रह है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये पार्थिव ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ये भी 4 है। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ऐसे तो पहले 9 था, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया क्योंकि वो ग्रह का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 है। तो 4 को हम कैसे याद करेंगे? कि जैसे हमने अभी जिक्र किया कि ये मान लीजिए हमारा सन है, तो सन के बाद आ गया बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ये लास्ट का जो 4 ग्रह है उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य ग्रह यानी बृहस्पति सदृश ग्रह। तो क्या होगा? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और लास्ट में वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों 4-4 हैं। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो बृहस्पति जो अभी हमने जिक्र किया कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कौन है? वो बाह्य ग्रह है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह है। तो ये कौन सा है भाई? ये आंतरिक ग्रह है, यानी ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी वामावर्त कहने का मतलब, जैसे ये मान लीजिए हमारी घड़ी है, ठीक है, ऐसे करके हम इंडिकेट कर रहे हैं। अगर इस दिशा में घूमे तो उसको हम बोलते हैं वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। अगर क्लॉकवाइज बोलेंगे तो ये घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूमती है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमती है शुक्र और अरुण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न किया है समझने के लिए कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी सूर्य के चारों ओर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है? कि जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं।
पश्चिम से एंटी क्लॉकवाइज बोलने का मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन ये जो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज कंडीशन में घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, यानी दोनों यहाँ मतलब समझने के लिए, जैसे पूर्व और पश्चिम कभी कभी ये भी दे देता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले दो ग्रहों का नाम बताएं, तो ये हो जाएगा शुक्र और अरुण। क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण। और शुक्र ग्रह को जो है हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, और चूँकि पृथ्वी से सामने भी है और ये बहुत ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देता है, और सांझ का तारा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो कि है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल नाम से ही पता चल रहा है कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है भाई, तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य को जो है केंद्र मानकर पूरे सौरमंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। विस्फोटित तारा किसे कहा जाता है? देखिए, विस्फोटित तारा को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हम थोड़ा सा टाइम के लिए समझ सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी जो दिया था, किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंथियर। ठीक है, एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा इस थ्योरी के माध्यम से कि हमारी जो ब्रह्मांड है वो लगातार प्रसार हो रही है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहने का मतलब तारा का आखिरी स्टेज। ठीक है, तारा का आखिरी स्टेज जो मतलब अब तारा विस्फोट होने वाली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में। तो उस समय जो है या तो न्यू तारा बनेगा, या फिर वो एकदम इतना भयंकर विस्फोट होगा कि पूरे ब्रह्मांड को लाइट पूरा मतलब प्रकाशमय कर देगा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अभिनव तारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में भी किया था कि कोपरनिकस जो पोलैंड के निवासी थे। देखिए कैसे हम याद कर सकते हैं कि कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे। कॉपर में क्या आ रहा है? पॉ आ रहा है, तो पॉ से क्या होता है? पोलैंड। तो कोपरनिकस कहाँ के थे निवासी? पोलैंड के निवासी। इन्होंने क्या बताया कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इससे पहले का जो प्रिंसिपल था, इससे पहले जो अरस्तु ने जो प्रिंसिपल दिया था, तो उस समय बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी माना था कि वास्तव में हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं यही पूरे मतलब हमारे जो सौरमंडल है उसका ये सेंटर पॉइंट है। बाद में जब कोपरनिकस ने यह प्रिंसिपल दिया कि नहीं, सूर्य जो है इस सौरमंडल का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर जितने सारे ग्रह हैं वो चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़ेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लग रही होगी। अगर मोटिवेशन का स्तर बढ़ता रहेगा तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, आप मेहनत करते रहिए। जेटेट पास करना बहुत मतलब क्या बोले, अब सिलेबस इतना ज़्यादा दे दिया है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सिलेबस थोड़ा कम करेगा, क्योंकि जो भी लोग गए थे वहाँ जैक के सचिव के पास मुलाकात करने, और उन्होंने ख़त भी लिखा है कि थोड़ा सिलेबस कम किया जाए, मतलब एनसीटी के अकॉर्डिंग होने से बेटर रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो कि इतना मतलब अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है या फिर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ सकता है, जो कि आप ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़े होंगे। साइंस में भी वही हाल है कि अगर 1 to 5, 6 to 8 के बच्चों को हम डिफ्रेंशिएशन कैसे पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाएंगे। कहने का मतलब हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आप इतना टफ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।